हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो सभी के लिए आप ये इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं रिसेंट में, उन्हीं टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो आसान सा क्वेश्चन से पता होना चाहिए आपको। तो कहाँ पर की थी? गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गांधी जी की दोस्तों, तो 2 अक्टूबर याद कर लेंगे, आसान सा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस या अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले जी थे। इन्होंने 24 सितंबर, डेट भी याद रखेंगे, 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में की थी। इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले। याद रखेंगे, सावित्रीबाई फूले जो भारत की पहली शिक्षिका हैं। तो इन्हें पूछा जाए भारत की पहली शिक्षिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फूले जी। इनके प्रयासों से 1848 में, ध्यान रखेंगे, पहली महिला विद्यालय की खोली गई, यानी पहली बालिका के लिए विद्यालय खोली गई 1848 में सावित्रीबाई फूले के यहाँ पर योगदान से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के कारण भारत में द्विशासन व्यवस्था शुरू हुई। तो द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के कारण हुई? जैसे कि वर्तमान में द्विशासन व्यवस्था है, जैसे स्टेट, राज्य और केंद्र, ये दोनों अलग। जैसे शक्तियों का विभाजन आप आर्टिकल 50 पढ़ते हैं, शक्तियों का विभाजन, तो ये किस में होता है? शक्तियों का विभाजन तो ये बताता है कि द्विशासन व्यवस्था है भारत में। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे 1919 का जो यहाँ पर अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत प्रांतों से हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन यानी राज्य में द्वैत शासन। तो प्रांतों में द्वैत शासन से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि पूछा जाए केंद्र में द्वैत शासन, तो वर्तमान में केंद्र में द्वैत शासन है, तो यह 1935 के अधिनियम से है। 1935 में जो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में स्टार्ट किया गया था, इसको 1935 में ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और 1935 से केंद्र में द्वैत शासन हो गया। 1935 से क्या हो गया? केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन हो गया 1935 से। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि इसने पूछा है शुरू कब हुआ था। तो शुरू तो ए से ही हुआ था, क्योंकि प्रांतों में किया गया था, केंद्र में 1935। तो जब केंद्र में पूछे कब किया गया था केंद्र में द्वैत शासन, तो 1935 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान के ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। तो भारतीय संविधान का जो ढांचा है, किसने सबसे गहरा प्रभाव डाला उस पर? तो यूके के संविधान ने, रूस के संविधान ने, अधिकार विधेयक या सरकार अधिनियम 1935। तो आपको यहाँ पर पता होना कि सरकार अधिनियम 1935 ने प्रभाव डाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पर 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट रख ली गई हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव है संविधान पर। तो 1935 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो तो वह पद अस्थायी रूप से किसके पास रहता है। यानी जब राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो साधारणतः कौन उनके पद को संभालता है, उपराष्ट्रपति भारत के। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तब राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद को अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी नहीं रहेंगे, अस्थायी रूप से संभाला जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना था। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि नीली क्रांति का किससे संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंध है, नीली क्रांति का बताएंगे। तो शहद, इन सभी को ध्यान रख लेंगे, ये मीठी क्रांति है। शहद कौन सी क्रांति है, तो शहद मीठी क्रांति है। मछली नीली क्रांति है और यही हमसे पूछा गया है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। तिलहन, देखिए पीली क्रांति, ध्यान रखेंगे पीली क्रांति। तो कैसे याद रखेंगे पीली क्रांति को, तो यहाँ पर देखिए तेल जो निकलता है, जैसे सरसों हो गया तो सरसों का यहाँ पर फूल पीला पीला होता है, उससे ध्यान रख लेंगे कि पीली क्रांति से तिलहन का उत्पादन होता है। दुग्ध, आप सभी को पता होगा श्वेत क्रांति से दूध का उत्पादन होता है। और शहद मीठा होता है तो मीठी क्रांति से शहद का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के 9 राज्य समुद्र तट से सीमा लगाते हैं। सबसे लंबी तट सीमा गुजरात की लगती है। किसकी लगती है, गुजरात की सबसे लंबी तट सीमा लगती है। लेकिन दूसरी सबसे लंबी पूछे तो तमिलनाडु की लगती है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर पर गुजरात, सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और टोटल 9 राज्यों की सीमा लगती है तट से, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, यानी जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसके हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसके हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है 19 से 22 हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें हमें सबसे बड़ा स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, और RTI इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सभी किसमें है, 19 में, ये हमें दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है, यानी सब लोग एक समान रहेंगे 14 से 18 तक, कोई भेदभाव नहीं। ये 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अब पूछा जाता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रख लेंगे कि कितने समानता का अधिकार का उल्लेख है। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 समानता के अधिकारों का उल्लेख है। ये पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में। तो ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। लेकिन धर्म जाति परिवर्तन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो डी वाला करेक्ट होगा, डी मौलिक अधिकार नहीं है। और बाकी जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रख लेना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन नया लगे उसको आप एक बार फिर से देखेंगे क्लास को, तो आपको याद हो जाएगा, और जो ना याद हो उसको आप नोट ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है कि किस हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो ताकि अगर आप नोट कर रहेंगे तो फिर कभी वो क्वेश्चन आएगा क्लास में तो आप आसानी से उसे बता पाएंगे, इसलिए नोट करना ज़रूरी है।
और जो क्लास में याद हो जाए, एक बार दो बार देखेंगे तो फिर उसको नोट नहीं करना। तो हंसने के लिए गैस के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने की गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड ध्यान रख लेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए, अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अग्नि बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है, तो अग्नि बुझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अग्नि बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, डी करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के अभाव के कारण पशु कोशिका से अलग होती है, यानी पादप कोशिका में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होती है, वह पशु कोशिका से अलग हो जाती है। तो कौन सा है, राइबोसोम, केंद्रक, सूत्रकणिका। तो राइबोसोम भी होता है, केंद्रक भी होता है और सूत्रकणिका भी होता है, ये कणिका। तो तारक केंद्र पादप में नहीं होता, यही हमारा अलग है, तारक केंद्र पादप में नहीं पाया जाता, केवल जंतुओं में होता है तारक केंद्र। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा या इंदिरा गोस्वामी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। 1556 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन था। 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालू, तुलु और एक अरावीडु। तो सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले संगम वंश, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम वंश सबसे पहले शासन किया था। 1336 में संगम वंश की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 1336 में किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापना की गई थी संगम वंश की। तो संगम वंश के बाद सालू वंश, तुलु वंश, उसके बाद अरावड़ी वंश ने शासन किया था। हरिहर और बुक्का किसके दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है। भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय या संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। तो इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो आसान भी हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चंस हैं और अच्छे भी क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक है या संघात्मक है। तो देखिए भारतीय संविधान संघात्मक क्या है, द्विप्रणाली शासन है, राज्य में केंद्र में शक्तियों का बंटवारा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये संघात्मक है। लेकिन एकात्मक कब हो जाता है, जब आपातकाल की स्थिति आती है, यानी पूरा जो शासन वह केंद्र के पास चला जाता है, तो ये क्या है, ये एकात्मक की स्थिति होती है, जब पूरा शासन केंद्र के पास चला जाता है आपातकाल के समय। तो इस तरीके से हम कह जा सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वह एकात्मक और संघात्मक दोनों है। क्या है, एकात्मक और संघात्मक दोनों है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अर्ध संघात्मक। इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध संघात्मक या फिर क्वासी फेडरल कहते हैं। QUASIFEDRAL गलत हो सकता है। तो अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल कहते हैं, यानी संघीय स्वरूप और एकात्मक भावयुक्त दोनों हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा शब्द आपको ना मिले तो आपको मिलेगा अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल। तो भारत का संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल। मैंने अभी बताया कि एकात्मक कब होता है, जब टोटल जो शासन होता है केंद्र के पास चला जाता है तो एकात्मक हो जाता है। संघात्मक, राज्य केंद्र अलग अलग है, शक्तियों का बंटवारा भी है, तो ये क्या है, संघात्मक को दर्शाता है, ये आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? कबीर और एक रैदास। ये किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद के शिष्य थे कबीर और रैदास। तो आज के दोस्तों 15 ही क्वेश्चंस थे और इससे अलग मैंने आपको फैक्ट भी कुछ बताया, तो टोटल लगभग 20 क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।